हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया। क्लास 11 कैसा रहा? बढ़िया। कुछ सीखा नहीं सीखा अकाउंट्स में? अकाउंट्स में देखिए, आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, डज नॉट मैटर। ऑफ कोर्स ये तो समझ में आ गया कि अकाउंट्स क्या होता है, ये समझ में आ गया कि गोल्डन रूल्स क्या होता है। क्या याद है आपको गोल्डन रूल्स? अभी मैं सब पूछूंगा आपसे, लेकिन अभी हम यहां पर क्यों हैं? वी आर हियर टू लर्न क्लास 12 अकाउंटेंसी। क्लास 12 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको पहले समझना जरूरी है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आपका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, अभी मैं जैसे बोलता प्रोफेशनल कोर्स तो इसका मतलब हो गया सीए। यू नो अबाउट सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएमए, करेक्ट? या कोई भी एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स, वहां पर जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है that also include class 12 accountancy plus whatever you have done in class 11. Got this point? But the important chapters, जो important chapters होते हैं फाउंडेशन लेवल में, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो या सीएमए फाउंडेशन हो, that are covered in class 12 accountancy syllabus. इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि अगर आपने क्लास 12 में अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए, तो दो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाने। तब जब सिलेबस वही है तो क्यों ना उसको इस तरह से पढ़ा जाए कि आप क्लास 12 में भी अच्छा स्कोर करो। ऑफ कोर्स दैट इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव। वो तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्लास 12 में कम से कम आपको, कम से कम बोलो, कम से कम आपको 90 तो आना चाहिए। 90 से कम तो हम सोचेंगे भी नहीं और ना सोचना है। करेक्ट? एकदम आसान है। ट्रस्ट मी, इफ यू जस्ट डू वट एवर आई एम डूइंग इन माई क्लास, जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको, आपने उतना ही कर लिया, दैट इज माई कमिटमेंट कि आपको क्लास 12 में 90 प्लस आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बट यस, वट एवर क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग इन क्लास, इफ दैट मच यू डू, एंड वट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग फॉर होम असाइनमेंट, तो अगर आपने खुद से प्रैक्टिस कर लिया तो क्लास 12 में 90 प्लस गारंटेड। बट ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि whether you right now have decided or not decided about writing any professional exam, क्योंकि अभी देखिए आप क्लास 11 पास करके आए हो तो इट इज क्वाइट पॉसिबल टिल नाउ यू हैव नॉट डिसाइडेड कि आपको क्लास 12 के बाद करना क्या है। करेक्ट? क्योंकि मुझे भी नहीं पता था व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है आगे। लेकिन अभी तो जमाना है इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, तो ऑफकोर्स मुझे पता है, आपको सब कुछ पता है, कुछ छुपा नहीं है। तो वेदर यू हैव डिसाइडेड नॉट डिसाइडेड दैट इज समथिंग एल्स। डिसाइड कर लिया तो अच्छी बात, नहीं डिसाइड किया तो मैं करवा दूंगा। अंडरस्टूड? लेकिन सेकंड ऑब्जेक्टिव एक अपने दिमाग में रख दिए, कहीं ना कहीं हमें अकाउंट्स को ऐसे पढ़ना है ताकि हम कोई भी एग्जाम बाद में लिखें। 12th के बाद बीकॉम में तो जाओगे, बीकॉम एक मिनिमम डिग्री है। जब हम बीकॉम करते थे तो हम ये सोचते थे बीकॉम करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बीकॉम नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगा। वी हैव डन बीकॉम टू गेट मैरिड। तो आपके दिमाग में कहीं ये चल रहा है क्या? लेकिन एक मिनिमम डिग्री तो होना है, तो दैट इज बीकॉम। तो वहां पर भी अकाउंटेंसी है, वहां पर भी अच्छा स्कोर करना है। करेक्ट ना? तो हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी को ऐसे पढ़ेंगे कि आप इसके आने वाले जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम है, उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। नाउ कमिंग टू क्लास 12 सिलेबस, अगर मैं देखता हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी,
अकाउंटेंसी, करेक्ट। तो इन दिस व्हाट आर द सिलेबस कवर्ड। अब बात है आप कौन से बोर्ड से कर रहे हैं। हो सकता है आप सीबीएसई में हो सकता है आप आईएससी हो, या हो सकता है स्टेट बोर्ड हो। तो यहाँ पर अभी हम स्टेट बोर्ड के बारे में तो बात नहीं करेंगे। तो देयर आर टू मेजर बोर्ड, सीबीएसई एंड आईएससी। तो लगभग सिलेबस सेम है, लगभग सिलेबस सेम है। तो सीबीएसई में तो अच्छी बात, नहीं हो तो और अच्छी बात, आईएससी में होंगे ना, करेक्ट। तो यहां पर सिलेबस को डिवाइड किया है दो पार्ट में। जो भी मैं लिख रहा हूं वो आपको लिखना है। वट एवर आई एम राइटिंग दैट यू शुड राइट, ओके, अंडरस्टूड। दिस इज माई गुड हैंड राइटिंग, so whatever I'm writing good handwriting that you should write down, okay sir, चलेगा, ओके। तो यहां पर सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज व्हाट 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट। ये आपका क्या हो गया, प्रोजेक्ट। ये आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसको करना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपका कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसमें मेरा रोल तो बहुत कम हो गया। हाँ, अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं दे दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो यू रिक्वायर माई हेल्प फॉर दिस, करेक्ट। सेकेंड है थ्योरी। इसको बोला जाता थ्योरी, बट आई डोंट नो व्हाई इसको क्यों थ्योरी बोला जाता है। सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ थ्योरी, बट एक्चुअली प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कि आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसको एक्सपीरियंस करके आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो जो क्लासरूम में बोल रहा है उसको थ्योरेटिकल बोलते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में साइंस पढ़ा होगा तो जब क्लासरूम में रहते तो थ्योरी पढ़ाया जाता था, और जैसे लैब में जाते थे क्या होता था, प्रैक्टिकल। तो प्रोजेक्ट आपको लाइफ मतलब एक लाइव एक्सपीरियंस करके उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। लेकिन होता क्या है, आप कॉपी पेस्ट करते हो मैक्सिमम स्टूडेंट। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, मैं आपको कुछ इसमें बताऊंगा बाद में। अभी मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो ये आपका हो गया कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स, ओके। तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा अभी इस 80 मार्क्स के ऊपर होगा। इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। करेक्ट। पार्ट ए एंड पार्ट बी आप लिख सकते हो, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 60 मार्क्स। एंड पार्ट बी आपका कितने मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का हो गया, करेक्ट। ये अभी सेम चल रहा है, चाहे आप सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, ये सेम चल रहा है। यहां पर आपके सिलेबस में दो चैप्टर है, दो चैप्टर हो सकते हैं, दैट इज पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। तो आपका हो गया यहां पर दो पार्ट, दैट इज पार्टनरशिप। सर ये पार्टनरशिप क्या होता है बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी तो पूरा सफर बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ क्या लगाया है, गाड़ी चालू किया है, चलना तो स्टार्ट किया ही नहीं। तो ये मत सोचो कि रास्ता कहाँ कहाँ जाना है, सब बताऊंगा। और सेकंड क्या है, कंपनी अकाउंट्स। अभी आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा, क्या पार्टनरशिप पढ़ा, क्या कंपनी के बारे में पढ़ा, तो क्लास 11 में क्या पढ़ा ये भी आपको पता नहीं है। क्लास 11 में पढ़ा आपने प्रोप्राइटरशिप के बारे में, कि प्रोप्राइटरशिप मतलब समझे, कि अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो अकेला बिजनेस करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल। जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरा बिजनेस है,
मैं ही मालिक हूं, तो आई एम व्हाट, प्रोप्राइटर। और मेरे बिजनेस को क्या बोलते हैं हम, किस फॉर्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। अरे समझ में आया? तो दैट इज कवर्ड इन क्लास 11। अब क्लास 12 में आपका क्या होगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अगर पर्सन मिलके काम करते हैं किसी बिजनेस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और कंपनी बाद में बता दूंगा, क्यों अभी आपको कंफ्यूज करो। ओके, बट देयर आर थ्री मेजर फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसे तो और है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बहुत है, उसके बारे में हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, समझे ना। पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ 36 मार्क्स एंड बाकी कितना बचा, अब मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो ना, तो 60 माइनस 36 हाउ मच, नालायक हो, 24, 24 मार्क्स। आपके अकाउंट्स में कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते हो आप एग्जाम में, तो आपको सब माइंड में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा कभी कभी, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। गॉट दिस पॉइंट? मैं कर सकता हूं बेटा, मुझे अलाउ कर देना, क्योंकि मेरा दिमाग चलता नहीं है, बिकॉज समझे ना, मेरा दिमाग उतना चलता नहीं, आपका दिमाग चलता है, इसलिए आप कैलकुलेटर यूज मत करना, मैं करूंगा। अच्छा, तो पार्ट बी में क्या है सर, यहां पे एक्चुअली दो ऑप्शन दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन है वो आपने चूज नहीं किया और आप नहीं करोगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो आपने जो एक्चुअली आपकी जो सिलेबस में, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू नो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट is nothing but balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, and there for that we also give notes to account disclosure। अभी बाद में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा है ना, कहां सीखा है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, दैट आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, करेक्ट, इसमें भी दो पार्ट है, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, करेक्ट। तो अभी इतना लिख के छोड़ दीजिए। ये आपका सीबीएसई है। अब इसमें आईएससी में ना एक और पॉइंट आ गया यहां पर, बताइए, देयर इज वन मोर चैप्टर फॉर आईएससी। अगर आप सीबीएसई है तो ये आपका हो गया। आईएससी में ना ये जो 60 मार्क्स है, दैट इज डिवाइडेड इन 3 चैप्टर्स। Understood? To one more chapter is included that was actually in CBSE also, but that has been removed. That has been removed. Okay? समझ रहे हो? या तो यहां लिख लीजिए कि एक चैप्टर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पूरा लिखना है तो लिखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन ऑल्सो राइट ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिख सकते हो? हम उसे प्यार से क्या बोलते हैं? एनपीओ। वो 60 मार्क्स ये 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो दिस इज ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर आईएससी स्टूडेंट। तो ये मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, जब कॉमन चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में पढ़ा देंगे, तो दोनों का खत्म हो गया ना। तो इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई, इफ यू आर फ्रॉम आईएससी, आई एम फॉर यू, but this chapter I'll cover at the end. This तो you have understood, I think, done or not? तो आपको सिलेबस तो समझ में आ गया। We'll start with पार्टनरशिप अकाउंट। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? पार्टनरशिप अकाउंट से करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपका बेसिक चेक करूंगा कि आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर कहीं वो भूल के आ गए हो तो जबरदस्ती मुझे दिक्कत होगा। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, लेट अस रिकैप दैट। एक बार रिवाइज करते हैं, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, बिफोर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी। आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो, यू हैव अ राइट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, करेक्ट। फ्री में तो यहां बैठे नहीं हो, करेक्ट। तो जितना भी आपके मन में सवाल है वो आप पूछते रहना, ओके। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन में डाउट आने से पहले मैं आपकी मन को समझ लूं और उसका जवाब मैं खुद ही दे दूं। इतना एक्सपीरियंस तो है मुझे।
कि वॉट एवर इज गोइंग इन योर माइंड। स्टार्ट करने से पहले एक टारगेट लिखिए, टारगेट जरूर लिखिएगा। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ये तो मैंने पहले बता दिया आपका। योर टारगेट शुड बी, क्योंकि नॉर्मली इसमें तो आपको 20 में 20 मिल जाएगा अगर आपका बिहेवियर अच्छा है आपके टीचर से, स्कूल टीचर से, 20 में 20 मिल जाएगा। कभी उनको आपने कुछ बोल दिया, गुस्सा कर दिया, तो वो 15 हो जाता है। तो क्लास 12 में जो भी आपके अकाउंट्स के टीचर उसे बहुत प्यार से बात करना, सर जी कैसे हैं सर जी, आई लव यू सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी, आपके बिना तो मेरा क्या होगा सर जी, समझे। तो 20 में 20 मिल जाएगा। गॉट दिस पॉइंट। तो आपका टारगेट कितना हो जाए, ये मान के चलते कि इसमें 20 में 20 मिल गया, आपको 20 में 20 मिल गया, तब आपका टारगेट कितना होना चाहिए, आपका टारगेट कितना होना चाहिए बताइए। नो 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 नो, आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस। हम ये मान के चले इसमें आपको 20 में 20 मिल जाएगा। ओके, तो 90 प्लस आपका टारगेट का ये टारगेट होना चाहिए। अकाउंट्स में कितना स्कोर करना है, 90 प्लस ना, उससे कम तो ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम, इसलिए मैं 90 प्लस लिखा है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। हम आते हैं सबसे पहले रिवीजन में, क्लास 11 रिवीजन। ओके, रिवीजन। तो मुझे बताइए अकाउंटेंसी होता क्या है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, एम आई राइट। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, वेरी गुड, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए मैं आपको ना जो बुक्स का जो डेफिनेशन वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो अभी आएगा नहीं आपके एग्जाम में, तो क्लास 11 का सवाल हो गया, तो मैं आपको बस वो बता रहा हूँ कि जो आपको ध्यान में रहे। अभी आपने सीखा होगा प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, कब क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बहुत सारा चीज सीखा होगा, उसको एक बार हम स्टॉप करते हैं। बेसिकली इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग व्हाट, the process of recording what, recording transactions, and events, transaction and events, but not all transaction events, transaction events of only financial nature, of only financial nature, very good, वेरी गुड। अगर आप बोल रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स, इसका मतलब कुछ कुछ तो याद है आपको, फाइनेंशियल नेचर, ओके। फाइनेंशियल नेचर, समझे। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इवेंट ऑफ विच नेचर, फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। का मतलब क्या होगा, मनी वैल्यू, जिसका कोई आप मनी के रूप में वैल्यू निकाल सकते हो। मीन्स एनी ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मनी वैल्यू कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। जैसे आपको बचपन में एग्जांपल दिया होगा कि अगर कोई बिजनेस में मैनेजर है, उसका अचानक से निधन हो जाता है, वो भगवान को प्यारा हो जाता है, तो ये भी तो एक इवेंट हुआ ना, कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जो एम्प्लॉय है या कोई भी की मैनेजर पर्सन, उसका अचानक से डेथ हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट इवेंट। देखिए उसका क्या
क्या उस पर्टिकुलर इवेंट या ट्रांजेक्शन को आप मनी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं, इसलिए इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। करेक्ट? तो एक्सप्रेस्ड इन मनी वैल्यू, ओके, मॉनेटरी टर्म्स। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल लेजर। करेक्ट? फॉर व्हाट पर्पस? फॉर communicating for communicating the business information तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट द बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस जो धंधा हम कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन, टू whom? टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बड़े सिंपल वर्ड में लिखा है, टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा। जो आपके बुक में डेफिनेशन दिया होगा हो सकता है इससे अलग हो। गॉट दिस पॉइंट? एकदम सिंपल डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्यों करवा रहे हो, हम तो पढ़ के आ चुके हैं। कुछ समझा, रिकैप कर लेते ना, क्या दिक्कत है? जब भी आपने अभी आता ना धुरंधर देखा, आपने धुरंधर पार्ट 2 देखा, तो पार्ट 2 देखने के पहले पार्ट 1 का रिकैप देखे होंगे ना। बाहुबली 2 देखा, तो बाहुबली 2 पहले देखा कि पहले बाहुबली 1 का रिकैप देख के गए थे? बाहुबली 1 का रिकैप देखे थे ना, तभी तो याद आ गया यार क्या छोड़ के आए थे। तो वैसे अभी क्लास 12 का फिल्म चल रहा है, तो क्लास 11 का मैं आपको क्या दे रहा हूँ, रिकैप दे रहा हूँ, ताकि एक बार ताजा हो जाए, रे यार ये सब पढ़ के आए थे। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस रिकॉर्डिंग। अब देखिए रिकॉर्डिंग हम 2 बुक में करते हैं। देयर आर 2 बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग। एक होता है क्या, जर्नल, ये आपने पढ़ा था, हाँ, जर्नल। और सेकंड बुक क्या होता है, लेजर। इसका मतलब हम कितने बुक्स बनाते हैं, 2 बुक बनाते हैं। एक क्या होता है, जर्नल, सेकंड क्या होता है, लेजर। जर्नल में हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ये सब मैं डिस्कस नहीं करने वाला। लेजर में जो जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड किया उसको हम पोस्ट करते हैं। इट मींस दिस टू इज एक्चुअली पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। मींस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सेम और डिफरेंट? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग आर सेम और डिफरेंट? नहीं, अलग अलग है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हमने तो अभी रिकॉर्डिंग करना सीखा है, और रिकॉर्डिंग करने को क्या बोलते हैं, हम बुक कीपिंग बोलते हैं। अभी तो ये देखो बाकी है ना, आर यू गेटिंग? तो अकाउंटिंग स्टार्ट विद बुक कीपिंग, बट अकाउंटिंग डज नॉट एंड विद बुक कीपिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट विद बुक कीपिंग। तो सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, कहां किया, जर्नल में किया। जर्नल से कहां रिकॉर्ड किया, लेजर में। उसको रिकॉर्ड बोलते हैं आसान भाषा में, और बुक के भाषा में बोलते हैं पोस्टिंग। समझे मेरी बात को? तो एक्चुअली दोनों जगह रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, लेकिन यहां क्या बोलते हैं, टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, और यहां बोलते हैं टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन व्हाट एवर इज रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री। समझे? तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये ज्यादा डिस्कशन नहीं करते इसके ऊपर। फॉर कम्युनिकेटिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन। अभी बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या हुआ, कौन सा बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए होता है? देखिए जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए, आप सारा इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं दोगे। लोग मतलब क्या हो गए, यूजर। यूजर कौन कौन होते हैं, यूजर कौन कौन होते हैं, 2 तरह के यूजर होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब मुझे बताइए, मेरे बिजनेस में, सीजे एकेडमी में, हु इज द इंटरनल यूजर, ऑनर। ये मेरा कोई मैनेजर होगा, दैट पर्सन। सपोज मैनेजर इज रनिंग द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ मी,
तो ही इज ऑल्सो एम्प्लॉय, बट वो क्या हो गया, मेरा एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। क्लर्क के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो मैनेजर है, हु इज रनिंग माई बिजनेस, जिससे मैं सारा इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, उसके बिना मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता, दैट इज ऑल्सो इंटरनल यूजर। ऑनर एंड मैनेजर आप मैक्सिमम बोल सकते हो, उसके अलावा जो भी है वो सब क्या हो गया, एक्सटर्नल। क्योंकि जब भी आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो सप्लायर से, कस्टमर से। जैसे आप मेरे क्या हो, स्टूडेंट हो गए, कस्टमर हो, कस्टमर हो, बेसिकली तो कस्टमर ही हुए ना। लेकिन हम अपने धंधे में आपको कस्टमर बोलते नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। अगर मैं बोलूंगा आ जाओ कस्टमर, कैसा लगेगा, तो हम क्या बोलते हैं, बच्चों आ जाओ, प्यार से बोलते हैं ताकि फीस मिले हमें। गॉट दिस पॉइंट, समझ रहे हो? तो हम प्यार से आपको क्या बोलते हैं, बच्चे, अच्छा लगता है। लेकिन धंधा अगर बिजनेस देखो तो यू आर माई कस्टमर, नॉट यू आर माई कस्टमर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो सिंपल, अगर मैं बोलूं कि इंटरनल, अगर आपको पता है तो बाकी जो हो गया वो क्या है, एक्सटर्नल। तो गवर्नमेंट कहां आएगा बताओ, गवर्नमेंट कहां आएगा, एक्सटर्नल। इंटरनल में सिर्फ कौन है, ऑनर, और मैक्सिमम उसके अलावा मैनेजर। मैनेजर इज एम्प्लॉय, ऑनर। मैनेजर एम्प्लॉय है कि ऑनर है, एम्प्लॉय है, बट मैनेजर विल बी इंटरनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी के केस में, अगर कंपनी को आप जानते हो तो डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स रन द कंपनी। अभी हम कंपनी के बारे में ज्यादा बात नहीं करें तो अच्छी बात है ना, क्योंकि कंपनी तो आपको पता ही नहीं है, करेक्ट। लेकिन हाँ, एक एग्जांपल दे सकते हो सकता है आपके टीचर ने एग्जांपल दिया हो क्लास लेवल में डायरेक्टर्स का। तो डायरेक्टर्स विल बी इंटरनल यूजर बिकॉज डायरेक्टर्स रन द बिजनेस, रन द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर। गॉट दिस पॉइंट, समझ रहे हो? तो मैनेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है, जो की एम्प्लॉय होता है, जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है, इंटरनल होगा। बाकी जितने भी गंवार एम्प्लॉय हो, गंवार समझ गए, वो कहां आ जाएंगे, एक्सटर्नल में आ जाएंगे, समझ गए। अगर मैं बोलूंगा सप्लायर तो कहां आएगा, कस्टमर, इन्वेस्टर, एक्सटर्नल। इन्वेस्टर इज नॉट ऑनर। मैंने बोला, ध्यान सुनो, मैंने बोला ऑनर और मैनेजर, उसके अलावा सब क्या है, एक्सटर्नल। सिंपल सा बात है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है ना, आपको सिर्फ याद रखना ही है, करेक्ट। अगर बोलता डॉग, डॉग कहां आएगा, सपोज किसी पूछ ही लिया, डॉग, डॉग कहां आएगा, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अरे भाई एक्सटर्नल है, समझो मेरी बात को, ओके, यस सर। तो आई थिंक ये तो समझ। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर वी रिकॉर्ड इन जर्नल लेजर, जर्नल लेजर उसका आउटपुट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जैसे आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बैलेंस शीट किया, तो ट्रेडिंग पीएल इज ए स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट है जो कि आप कम्युनिकेट करते हो अपने यूजर को। आप कभी ये बुक्स नहीं दोगे यूजर को, आप क्या दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आया बताओ, पहला आया बैलेंस शीट, क्या आया, ये तो जानते हो। सेकंड क्या आया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे आप बचपन में क्या बोलते थे, बचपन में क्या बोलते थे, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग है पीएल अकाउंट। अभी लिख दो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है, देख लो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जो आपने बचपन में पढ़ा। इसके बाद क्या बनाते हैं, एक और है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आने वाला है आपके सिलेबस में है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये अभी हम बात नहीं करेंगे होता क्या है। एंड द लास्ट इज व्हाट, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। तो ये नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, ये एक नया सुना होगा आपने कुछ वर्ड, बैलेंस ही सुना हुआ है। इट इज a statement of finance, it is a statement of financial position of the entity। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होगा, एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी, ओके। स्टेटमेंट ऑफ पीएल इनकम एंड एक्सपेंस का स्टेटमेंट है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाद में बात करेंगे। नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या होता है, सपोज आपने एक लैंड यहां पर, एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता, लैंड आपने यहां पर खरीदा था, तो आपने उसको एसेट में लिखा होगा, लायबिलिटी में लिखा होगा, एसेट में लिखा होगा। लैंड को आपने एसेट में लिखा होगा। लेकिन क्या हुआ ना, आपने किसी बैंक से लोन लिया, आपने किसी बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन क्या है, एसेट की लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। और जब आपने लोन लिया बैंक से, तो इस लैंड को आपने गिरवी में रख दिया, तो एज ए सिक्योरिटी दे दिया,
क्योंकि बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगेगा ना कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं 50 करोड़ का, तो कुछ तो संपत्ति अपना गिरवी रखो। तो आपने अपना लैंड क्या रख दिया, गिरवी रख दिया, करेक्ट। अब मुझे बताइए, जो आपने सिक्योरिटी दिया उसके लिए कोई रिकॉर्डिंग तो करोगे नहीं, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ रिकॉर्ड नहीं करोगे। लैंड तो आपका ही लैंड है, आप उसको यूज कर रहे हो। आपने तो उसको पेपर डॉक्यूमेंटेशन दे दिया कि भाई अगर हम नहीं पे कर पाए तो आप लैंड को बेच के अपना पैसा ले लेना, लेकिन अभी तो आपका ही एसेट है। जब आप रीपेमेंट करो नहीं कर पाओगे, जितना पैसा लिया उसको रीपे नहीं कर पाओगे, पैसा वापस नहीं दे पाओगे, इन केस यू डिफॉल्ट, तब बैंक आएगा आपसे आपका लैंड छीन लेगा, उसको बेचेगा, उसके बाद उसमें से जितना पैसा आएगा रख लेगा। ये तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन हो गया ना। तो उसके लिए अभी हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं देते, लेकिन ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है कि आपका जो लैंड है आपने बैंक को क्या कर दिया है, गिरवी दे, बैंक के पास गिरवी में रख दिया है। तो इसको आपको क्या एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किसके लिए, इनको बताने के लिए ना भाई। एक्सटर्नल यूजर, ये जो यूजर है वही आपका पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के वो एनालाइज कर दे कि ये बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो उनको बताना पड़ेगा भाई लैंड गिरवी है कि नहीं, बताना तो पड़ेगा। तो वो हम बताते कहां पर है, तो यहां पर हम सारा डिस्क्लोजर देते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कुछ नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं जहां पर हम सारा क्या देते हैं, डिस्क्लोजर देते हैं। अभी डिस्क्लोजर क्या क्या देते हैं, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। वो तो आप जब प्रोफेशनल एग्जाम लिखोगे, जब बड़े हो जाओगे तब बताएंगे। ओके, अंडरस्टूड, ये समझ में आया, कुछ याद आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, तो देखो क्या हुआ, आपने पहले क्या बनाया बताओ, पहले क्या बनाया, जर्नल, करेक्ट। ये आपका बुक नंबर 1 हो गया, करेक्ट। उसके बाद क्या बनाया, लेजर, ये आपका बुक नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद आप क्या बनाओगे, फाइनल अकाउंट। मतलब अभी तो हम बैलेंस शीट और यही जानते हैं ना, अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं। तो इसके बाद आप क्या बनाओगे, इन जो लेजर से जितना बैलेंस आया उसके उसके लिए क्या बनाओगे, फाइन्स को मतलब फाइनल अकाउंट। मैं फाइनल अकाउंट लिख दो क्योंकि बचपन में आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना है, फाइनल अकाउंट सुना है ना। तो जो बचपन में किया वही मैं लिखता हूं, ठीक है। लिखो फाइनल अकाउंट। लेकिन देखिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फाइनल अकाउंट बनाने आप किससे बना रहे हो, किससे बनाते हो, बीच में हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। जिसका नाम क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, ओके। 1 मिनट। लिखिए, थर्ड में क्या बन गया, एक ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस मीन्स ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि ये लेजर बन गया, बुक बन गया। उसके बाद एक स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिससे हम क्या बनाते हैं, सारे बैलेंस को देखते हुए, जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस को देखते हुए क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो इससे क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट, ओके, गॉट दिस पॉइंट, समझे। यही अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग इससे कुछ ज्यादा है ना कम है। मतलब आप जब भी अकाउंटिंग करोगे तो यही सीख रहे हो कि भाई ये कैसे बने फाइनल अकाउंट। अब ये हमें सीखना है फाइनल अकाउंट किसके किसके लिए, प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप कोई अकेला धंधा कर रहा है, कोई अकेला धंधा कर रहा है। सेकंड क्या हो गया, पार्टनरशिप, कोई मिल के धंधा कर रहा है। राम सीता मिले, बोले कि चलो लाइफ पार्टनर तो है, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, करेक्ट। दोनों मिलकर धंधा स्टार्ट कर दिए। और एक क्या होता है, कंपनी। कंपनी क्या होता है बाद में बताऊंगा। यही तो हो रहा है कि आपको फाइनल अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, तीनों का सीखना है। अब ये आप क्लास 11 में सीख चुके हो,
ये अभी क्लास 12 में सीखोगे। अब कंपनी अकाउंट में क्लास 12 में आपको सीखना है। दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, समझ गए? एनी डाउट? नो डाउट? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। ओके, नाउ कैन वी स्टार्ट वंस अगेन? सब मजे में? ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं? ओनली रिकैप कर रहे हो कि आज का क्लास पर रिकैप का होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। याद आ रहा है कुछ? ना फॉर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को डिवाइड किया गया कितने पार्ट में? दो पार्ट में। तीन पार्ट आपने बोला है, सही है लेकिन गलत भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर तीन पार्ट बताते हैं बट एक्चुअली वो कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। तो देखिए अकाउंट्स, तो ये अकाउंट्स क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको जो डिफाइन किया दैट वाज अकाउंटिंग। अभी तो मैंने आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया, लेकिन अभी मैं बोल रहा अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं। अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ? जब ये लिखता है अकाउंट्स, अकाउंट इज सिंपली अ टी शेप फॉर्मेट। टी शेप फॉर्मेट, जब भी आप एक टी शेप फॉर्मेट बनाते हैं जिसका एक साइड क्या होता है, सेकंड साइड क्या होता है, ये कौन सा साइड है? राइट साइड है लेफ्ट साइड है? हाँ, दिस इज राइट और लेफ्ट। तो इट मीन्स वन साइड विल बी डेबिट एंड अदर साइड विल बी क्रेडिट। गॉट दिस पॉइंट? इसे अकाउंट बोलेंगे। दिस इज एन अकाउंट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसी का रूल्स हमें देखना है कि कब कोई अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कब कोई अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं यहां पर आपने कोई अमाउंट लिख दिया, गॉट दिस पॉइंट? अगर आपने यहां पर अमाउंट लिख दिया तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड। अगर आपने यहां पर कोई अमाउंट लिख दिया, ये जीरो नहीं है, ये अमाउंट है, समझे? तो अगर आपने अमाउंट क्रेडिट साइड लिख दिया तो दैट अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड और डेबिटेड? क्रेडिटेड। तो कब आपने इसको क्रेडिट करना है, कब आपको इसको डेबिट करना है, उसी का रूल्स देख रहे हैं। रूल्स समझे क्या देख के इसका रूल्स देख रहे हैं कि रूल्स व्हेन एन अकाउंट इज डेबिटेड और व्हेन एन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। क्या बोलेंगे हम? पर्सनल अकाउंट। सेकंड क्या हो गया? नहीं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। रुको रुको रुको, जो पढ़ के अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, लेकिन ध्यान सुनो, ठीक है? जो एक्चुअल चीजें वो पढ़ा रहा हूं। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू, एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू व्हाट? Related to person, related to persons, any persons. Now this person can be either natural, natural मतलब क्या हो गया? कोई भी पर्सन, जो नेचुरल पर्सन जिसको भगवान ने जन्म दिया है, अपार्ट फ्रॉम एनिमल, समझे? मतलब अगर आप लिखते हो राम अकाउंट, तो ये क्या हो गया? इट रिप्रेजेंट राम, तो राम अकाउंट।
अगर आपने लिख दिया सीता अकाउंट, तो सीता अकाउंट क्या हो गया? नेचुरल पर्सन, बट वो क्या पर्सनल अकाउंट है। सेकंड क्या हो गया? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको भगवान ने नहीं बनाया, जिसको किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया है, उसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। मींस एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनी कंपनी। अगर मैं बोल रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो भी तो ट्रांजेक्शन कर सकता है ना, कि आपने सामान बेच दिया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, तो दैट इज ऑल्सो ए पर्सन, करेक्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? तो अगर आपने लिख दिया एजीसीएस, एजीसीएस, तो एजीसीएस स्कूल है, हो सकता है आपने उससे कुछ ट्रांजेक्शन किया, करेक्ट ना। हो सकता है एजीसीएस आपका कस्टमर हो, आप बुक बेचते हो उसको, वो आपने उसको बुक बेचा, उसने स्टूडेंट को बुक बेच दिया, तो आपने ट्रांजेक्शन किससे किया? एजीसीएस से। तो आप एक अकाउंट खोलोगे, एजीसीएस अकाउंट। एनी स्कूल बोल सकते हैं, एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी हॉस्पिटल, गॉट दिस पॉइंट, कुछ भी, एनी पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं बोलता हूं कोई पार्टनरशिप फर्म का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा, करेक्ट। इसके अलावा एक होता है, पता है क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मीन्स ये नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कोई ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपने आपने एक बैंक में बैंक अकाउंट खोला है, और कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट खोला, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। लेकिन अगर आपने सपोज के 10 बैंक में अकाउंट खोल दिया, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक, आपने बोला सर इतना अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट ऑल बैंक्स। तो बैंक क्या हो गया? बैंक अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग बैंक्स, करेक्ट ना। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो बचपन में किया, कैपिटल। जब आप लिखते हो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्या है? ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑनर है आपके बिजनेस का, सपोज मेरे बिजनेस का कौन ऑनर होगा? चिरंजीव जैन। तो मैं अपने बैलेंस शीट में चिरंजीव जैन अकाउंट खोलूंगा नहीं, मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट मी इन माय बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट, बट उसमें उसका नेचर क्या हो गया? नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव। तो जब भी मैं कैपिटल अकाउंट खोलता हूं, या मैं ड्रॉइंग अकाउंट खोलता हूं, या मैं आउटस्टैंडिंग, सुना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट खोलता हूं, ये तो सुना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सुना है आपने? ये क्या होता है सर, बताइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? बोलिए, बोलिए। हाँ, कोई एक्सपेंस है जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके बिजनेस में 1000 एम्प्लॉय है, और 1000 एम्प्लॉय है, तो आपको तो 1000 एम्प्लॉय का नाम के हिसाब से अकाउंट खोलना पड़ेगा। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ। 1000 पर्सन है। अब 1000 एम्प्लॉय को एक एक 1000 रुपया पेमेंट करना बाकी है, तो क्या आप 1000 अकाउंट खोलोगे? तब तो आप बिजनेस नहीं करोगे, अकाउंटिंग करते रह जाओगे, धंधा कब करोगे? मर नहीं जाओगे। इसलिए हम क्या करते, सिंप्लीफाइड करते हैं भाई, सारे एम्प्लॉय इतने आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, तो आपने एक अकाउंट खोल दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जिसमें सारे एम्प्लॉय का जो पेमेंट बाकी है वो आ गया। तो आसान कर दिया ना हमने अकाउंट को। अगर ये नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता? सारे एम्प्लॉय का, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, अरे मर जाते। गॉट दिस मैन? सिमिलरली, जब बोलते प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी क्या आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। या अगर आप डेटर अकाउंट खोलते हो, डेटर सुना है? तो आपने ना इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट नहीं खोला,
अब सपोज आपके कस्टमर है मिस्टर श्याम, मिस्टर घनश्याम, राकेश, प्रकाश, तो आपने उसका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं खोला, आपने बोला सबके लिए एक अकाउंट डेटर अकाउंट, तो डेटर रिप्रेजेंटिंग ऑल कस्टमर। तो जब आप डेटर अकाउंट खोलते हो तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, लेकिन कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट खोलोगे राकेश अकाउंट, तो क्या हो जाएगा? आर्टी नेचुरल होगा नालायक। मैं आर्टिफिशियल दिखाऊंगा तो आप भी आर्टिफिशियल बोलोगे क्या? सोच के बोलो। ये सिर्फ मैं आपका रिकेप करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना कि क्या होता है। आप मेरे ख्याल से हो सकता है सब याद हो लेकिन भूल चुके हो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसका रूल्स क्या है, इसका रूल्स बताओ। रूल्स तो याद है आपको कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या हुआ, कि पर्सनल अकाउंट को कब डेबिट करोगे कब क्रेडिट करोगे। तो डेबिट द, वेरी गुड, ये तो मुझे पता था कि आपको पता है, यही तो याद किया है, बाकी सब तो भूल गए। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है वो लिखते नहीं है क्योंकि पता है भाई वही होने वाला है। और सेकंड क्या, क्रेडिट द गिवर। ओके, ये आपका रूल हो गया, अंडरस्टूड। अब मुझे बताइएगा कि पर्सनल अकाउंट को कब डेबिट किया जाएगा कब क्रेडिट किया जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, सिंपल, एक सिंपल, ठीक है। ओके, तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम, आपने गुड्स बेचा, और जो बिजनेस में गुड्स बेचा किसको बेचा? राम को बेचा। तो राम कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। इसको आप डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट किया कि क्रेडिट किया? तो राम इज रिसीवर और गिवर? रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। आपने क्रेडिट बोला, गलत बोल दिया। आपने डेटर क्या बोला? राम अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड, लेकिन आपने क्रेडिट बोला। सुनो, मैंने बोला गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, सोल्ड बोला ना, तो राम को गुड्स मिला कि राम इज ए रिसीवर ऑफ गुड्स और गिवर ऑफ गुड्स? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सेम ट्रांजेक्शन। अगर आपने राम से गुड्स परचेज किया है, अब ऐसे मत सोचो कि अरे सर वहां डेबिट होता है यहाँ क्रेडिट, ऐसे मत सोचो, सोच के बोलो कि अब मुझे बताओ राम इज ए गिवर ऑफ गुड्स और रिसीवर ऑफ गुड्स। गिवर, तो उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। ये सोचना है। देखो इतना जब आप बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर ले तो याद हो जाता जर्नल एंट्री, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए वेन टू डेबिट वेन टू क्रेडिट। समझे? आगे बाद में और बात करेंगे। चलिए अब आते हैं कौन सा अकाउंट में? इम्पर्सनल अकाउंट में। ओके ना, इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप। इम्पर्सनल अकाउंट टू टाइप्स, one is known as real account, one is known as real account। रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? रियल अकाउंट मीन्स एनी एसेट ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट कोई भी एसेट हो। अब आपको एसेट पता है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लैंड इज एन एसेट और लाइबिलिटी। एसेट वो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल हो गया। गुडविल, गुडविल सुना है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट है लाइबिलिटी? सर आपने तो बोल दिया एसेट, फिर भी पूछ रहे हो, तो वो भी एसेट है, तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। अब मैं बोलता डेटर, डेटर इज एन एसेट और लाइबिलिटी? डेटर इज एन एसेट लाइबिलिटी? एसेट। किसी से भी आपको कुछ पैसा मिलता है,
एनी रिसीवेबल इज एन एसेट, एनी पेएबल इज अ लायबिलिटी। जिससे आपको कुछ मिलने वाला है वो आपका क्या है, रिसीवेबल। जिसको आपको पे करना है वो क्या है, आपका पेएबल हो गया। तो रिसीवेबल क्या हो गया, एसेट। पेएबल क्या हो गया, लायबिलिटी। रिसीवेबल क्या हो गया, पेएबल क्या हो गया। अगर आपको किसी से कुछ मिल रहा है तो वो आपका क्या है, एसेट। अगर आपको पे करना है तो वो क्या है, लायबिलिटी। अगर आपको किसी से कुछ मिल रहा है तो वो क्या है, अगर आपको पे करना है तो क्या है, डेटर से आपको कुछ मिलेगा कि आप पे करोगे, मिलेगा। तो डेटर क्या है, एसेट है। और क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर सुना है, उससे आपको कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा या पे करना है, पे करना। तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको एम्प्लॉय को, सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय से मिलेगा या पे करना है, पे करना है तो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो अगर आपको पे करना है, अभी किए नहीं हो, तो क्या है, लायबिलिटी। अगर कुछ रिसीव करना है, अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो क्या हो गया, एसेट। समझे। तो एक्सेप्ट लिखो डेट, डेट मीन्स रिसीवेबल। इसका मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिसीवेबल में आपका एसेट है, बट वो तो पर्सनल अकाउंट हो गया, बिकॉज यू आर रिसीविंग फ्रॉम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राकेश, तो राकेश इज अ पर्सनल अकाउंट, राकेश इज डेटर, तो डेटर तो एसेट है, बट दैट इज अ रिसीवेबल, तो वो पर्सनल अकाउंट है, वो आपका क्या नहीं हो सकता है, रियल अकाउंट नहीं हो सकता है, बट वो एसेट है। तो ऑल एसेट आर नॉट, ऑल एसेट्स आर नॉट रियल अकाउंट, एनी एसेट एक्सेप्ट रिसीवेबल या डेट। डेट मतलब रिसीवेबल, डेट मतलब रिसीवेबल। अंडरस्टूड, समझे, करेक्ट। इसका मतलब यहां पर बेसिकली हम दो तरह के एसेट बोलते हैं, या तो ये होगा टेंजिबल एसेट, या होगा इनटेंजिबल एसेट। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एसेट को। टेंजिबल में जिसको आप, जिसमें कुछ आवाज आए, जैसे फर्नीचर क्या है, टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, आवाज निकाल सकते हो उससे, तो क्या हो गया, टेंजिबल है। तो एग्जांपल बताइए, लैंड, बिल्डिंग, वेरी गुड। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को आपने स्टॉक बोला ना बचपन में, स्टॉक। और भी फलाना फलाना फर्नीचर, इक्विपमेंट, जो भी आपको दिख रहा है, एसी, इस क्लासरूम में जो भी दिख रहा है सारा चीज हो गया, कैमरा, पीसी, सब हो गया ना, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, स्मार्ट बोर्ड, सारा क्या है, रियल अकाउंट है। इनटेंजिबल एसेट आपको एग्जाम्पल पता है, जो आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, करेक्ट। तो एग्जाम्पल बताइए, गुडविल। अरे वाह, सब एग्जाम्पल तो आपको याद है, एग्जाम्पल तो आपको याद है, बाकी कुछ याद ना हो। वेरी गुड। बताइए गुडविल, पहला गुडविल बोला, सेकंड क्या बोला, पेटेंट, थर्ड क्या बोला, ट्रेडमार्क। छोड़ दो, उसके आगे हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम रियल अकाउंट कर रहे हैं। रियल अकाउंट समझ में आ गया, एक्सेप्ट रिसीवेबल में डेटर, डेटर के अलावा, डेटर के अलावा भी बहुत सारे रिसीवेबल होते हैं, बाद में देखेंगे, बट एक्सेप्ट रिसीवेबल सब एसेट क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, रूल्स बताइए, रूल्स। वेरी गुड, रूल्स तो याद है आपको, पता है मुझे, रूल्स लिख लिया आपने। डेबिट व्हाट कम्स इन, कहा कम्स इन वेयर, वेरी गुड, बिजनेस। सर आप भी ना कुछ 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 भी पूछते हो सर, इतना तो पता ही है हमें। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, कैश क्या होगा आपका, रियल अकाउंट होगा कि पर्सनल अकाउंट होगा, वेरी गुड। तो अगर आपने किसी को कैश पेमेंट किया है,
तो कैश इज कमिंग इन गोइंग आउट, गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। बट आपको कैश मिला है किसी से, अभी आप मुझे फीस दोगे तो मुझे कैश मिलेगा, तो मेरे लिए कैश क्या है, डेबिटेड होगा क्रेडिटेड होगा, डेबिटेड, अंडरस्टूड। अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट को क्या करोगे, फर्नीचर को सेल कर दिया तो क्या करोगे, अगर आपने स्टॉक खरीदा, समझे ना, अंडरस्टूड, यस सर, ये भी हो गया रियल अकाउंट, अंडरस्टूड। उसके लास्ट लास्ट कौन सा अकाउंट है, मतलब इम्पर्सनल अकाउंट इज आर ऑफ टू टाइप, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, सबसे आसान। नॉमिनल अकाउंट, इसका एनी इनकम एनी एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, एनी इनकम एनी एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस आर व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। इनकम मतलब क्या होता है, एनी इनकम और एनी एक्सपेंस आर नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इनकम इंक्लूड गेन्स तो मैं अलग से नहीं लिखता हूं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं इनकम और गेन्स, बट इनकम इज अ वाइडर टर्म, इनकम इंक्लूड गेन्स आल्सो, एंड एक्सपेंस इंक्लूड लॉस, तो मैं अलग से नहीं लिखता हूं, दैट इज अंडरस्टूड, एक्सपेंस विल इंक्लूड लॉस। तो इनकम और गेन्स बोल दो, एक्सपेंस और लॉस बोल दो, बट इनकम इज अ वाइडर टर्म व्हिच विल इंक्लूड गेन्स, ठीक है। इसका रूल्स बड़ा सिंपल, ऑल एक्सपेंस विल बी, ऑल एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, देखो डेबिटेड, डेबिट, एक्सपेंस में सिर्फ एक्सपेंस लिखता, लॉस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्रेडिटेड इनकम, डन। ये आपका हो गया गोल्डन रूल्स। कुछ कुछ याद आ रहा है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं कि देखिए ये आपको वापस से लगेगा क्लास 12 में, अगर वहां पे दिक्कत होगा तो वहां पर अगर ये याद नहीं आया मुझे समझाना पड़े तो पहले ही पढ़ा दो, ठीक है ना। ओके सर, तो ये आपका हो गया पूरा पूरा रिकैप ऑफ दिस अकाउंट, चलेगा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम सेइंग, मेरी बात को समझिएगा। अभी आप क्या बना रहे हो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट, टू रिकॉर्ड और टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। नो नो, रिकॉर्डिंग तो एक फंक्शन है टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। इसका मतलब जो आउटपुट है अकाउंटिंग का, इनपुट क्या हुआ ट्रांजेक्शन, उसको हमने प्रोसेस किया, टू रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मीन जर्नल लेजर, उसके बाद आउटपुट क्या निकला, फाइनल अकाउंट। तो आउटपुट हमें बनाना क्या है, ट्रेडिंग पीएलएम बैलेंस शीट, ठीक है। इसका मतलब आप बनाते क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, समझे ना। आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो मुझे बताओ यहां पर आप क्या रिकॉर्ड करोगे, इनकम, तो ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया आपका एक्सपेंस, तो ये भी तो एक अकाउंट ही है, तो ये क्या होगा, डेबिट, ये आपका डेबिट हो गया ना, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। तो ऑल इनकम्स आर, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड। मीन्स कहने से एक्सपेंस एंड इनकम कहां जाता है, पीएल अकाउंट जाता है, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता। मीन्स ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर रिकॉर्ड वेयर, नॉमिनल अकाउंट को आप कहां रिकॉर्ड कर रहे हो, नॉमिनल अकाउंट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो कहां पर, पीएल में, हम प्यार से पीएल बोलेंगे उसको, समझ में आ गया, इतना समझ। इसके बाद और क्या बनाओगे आप, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे, बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे,
बताओ यहां क्या लिखते हो, एसेट, ओके, एंड लाइबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया लाइबिलिटीज। ये आपका स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। पीएल अकाउंट अकाउंट है, बट ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में क्या डेबिट क्रेडिट लिखोगे? तो यहां पर डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। करेक्ट, अंडरस्टूड। अब इस लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक बोलते हैं कैपिटल, एक तो हो गया कैपिटल। ये किसका पैसा है? ये ऑनर का पैसा है, ऑनर का पैसा है। मींस एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा होगा, ऑनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। तो बिजनेस के लिए ये क्या है? एक अलग पर्सन है जो ऑनर है, तो उसको जितना पैसा उसने लगाया है बिजनेस को पे करेगा ना, तो ये हो गया इंटरनल लायबिलिटी। अब बाकी जितने बच गए वो क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बाकी जितने बच गए वो क्या हो गए? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ओके। करेक्ट, लेकिन हम ना इसे लायबिलिटी लिखते हैं। अगर मैं सिर्फ लायबिलिटी बोलता हूं ना तो वो कैपिटल नहीं है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। गॉट दिस पॉइंट? तो मैं बोलूंगा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कैपिटल एंड लायबिलिटी। अगर आपको समझना है तो लिख लीजिए, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। मैं जितने भी बाहर के पर्सन जिसको बिजनेस को पे करना, वो क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब मुझे बताइए, ये ऐसे आपका रियल अकाउंट है या आपका पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? एसेट। ये एसेट आपका क्या है? अभी तो हमने पढ़ा, अभी तो हमने पढ़ा ना, याद नहीं है, भूल गए? बोलिए। तो कैन आई से दिस इज योर रियल अकाउंट एज वेल एज व्हाट? एक चीज भूल गए, ये आपका क्या क्या होगा? एक तो रियल अकाउंट होगा, अब पर्सनल अकाउंट भी तो हो सकता है। अगर मैं बोलूं डेटर, डेटर क्या है? तो पर्सनल अकाउंट भी तो आ गया ना। इसका मतलब जो एसेट है वो रियल अकाउंट भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। करेक्ट, मींस रियल एंड पर्सनल अकाउंट कैन बी, रियल एंड पर्सनल अकाउंट is recorded in the asset side of the balance sheet. अभी कैपिटल लायबिलिटी क्या होगा? ये रियल है या ये पर्सनल है या ये नॉमिनल है? बताओ। नॉमिनल तो इनकम एक्सपेंस होता है। सोचो, सोचो ना, अगर मैं नॉमिनल बोलता हूं तो इनकम एक्सपेंस है, क्या कैपिटल इनकम है? रियल तो क्या है? एसेट। बचा क्या? पर्सनल। ये हमेशा पर्सनल होगा, ये हमेशा क्या होगा? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव, ये किसको, ये कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी लायबिलिटी है, किसी को पे करना है, पर्सन को पे करना है। वो नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। समझे? तो ये हमेशा क्या होगा? पर्सनल होगा। यहीं से डाउट क्रिएट होता है और यहीं से अकाउंट्स कॉम्प्लिकेट होता है, यहीं से डाउट, यहीं से कॉम्प्लिकेशन। और इसी को आसान करने के लिए मैं यहां पर आया हूं, इसी को आसान करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। अच्छा, आपने बचपन में जितना भी जर्नल एंट्री किया है, गोल्डन रूल्स लगाया है? एक बार रिपीट करें गोल्डन रूल्स। फॉर रियल अकाउंट व्हाट इज द रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. For personal account what is the rules? The debit the receiver, credit the giver. करेक्ट। और बचा क्या? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। रूल्स याद है, रूल्स में कोई भी डाउट नहीं है और कभी ना डाउट आएगा। करेक्ट। लेकिन यहां पर कितना डाउट आ रहा है। अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंस विल गो टू पीएल अकाउंट। यहां तो कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, दिस विल बी ऑलवेज पर्सनल अकाउंट।
लेकिन देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिपेयर व्हाट, फाइनल अकाउंट। अगर मैं रूल इसी से बना दूं तो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितने एलिमेंट है? पहला क्या? पहला क्या? कैपिटल। दूसरा क्या? लायबिलिटी। तीसरा क्या? एसेट। चौथा क्या? इनकम। पांचवा क्या? एक्सपेंस। अगर मैं इसी से कुछ रूल बना दूं तो आसान नहीं हो जाएगा? इसे बोलते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और अब से हम कसम खाएंगे कि हम गोल्डन रूल्स अपने जीवन में यूज नहीं करेंगे। वो क्लास 11 तक है, लेकिन याद रखना है व्हाट इज गोल्डन रूल्स, आपको याद रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि आप क्या है, अकाउंटेंट हो। आप अकाउंटिंग का पढ़ाई करो तो गोल्डन रूल्स आपको भूलना नहीं है, लेकिन अपनाना क्या है? मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स आपको अपनाना है। गोल्डन रूल्स ट्रेडिशनल रूल्स है, बहुत पुराना रूल्स है। अब हम मॉडर्न हो चुके हैं, मॉडर्न ईरा में है, तो हम मॉडर्न रूल्स को अपनाएंगे। करेक्ट? ध्यान से देखिए, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्या समझाना जा रहा हूं समझिए। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा है? व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? आपके क्लास 11 में एक चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बैलेंस शीट से डिराइव हुआ है। डिराइव फ्रॉम वेयर? डिराइव फ्रॉम बैलेंस शीट। फ्रॉम वेयर? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका इक्वेशन क्या है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू एसेट। यही तो बैलेंस शीट था, यही तो बैलेंस शीट है ना, यही तो अपना ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, यही तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम है। करेक्ट? ये दोनों में से मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड। ओके ना, मुझे बताओ कि जो हम एसओपीएल पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू व्हाट? इनकम माइनस एक्सपेंस। बचपन में पीएल अकाउंट बनाया ना, तो इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बचपन में पीएल अकाउंट बनाया ना, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस तो प्रॉफिट, इफ एक्सपेंस इज मोर देन इनकम देन लॉस। तो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। दैट नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं, दिस कैपिटल इज नथिंग बट, जो इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ओनर, प्लस प्रॉफिट। क्या मैं बोल सकता हूं? प्रॉफिट में तो कहां चला गया है? आप जब बैलेंस में कैपिटल लिखे थे, उसमें लिखे था ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहां पे ऐड किए थे? तो क्या मैं कैपिटल के बदले कैपिटल प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूं? समझे? मैथमेटिक्स है, अकाउंट इज जस्ट मैथमेटिक्स। समझे? प्लस लायबिलिटी, समझ रहे हो इस बात को, इज इक्वल टू एसेट्स। यही तो मतलब हुआ ना कि इस कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ा हुआ था ना, तो मैंने अलग अलग कर दिया कि इनिशियल कैपिटल ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हो, प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? इनकम माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं सी लिखूं ओनली? समझ जाओगे, सी मतलब कैपिटल। क्या प्रॉफिट के बदले में आई माइनस ई लिख दूं? आई मतलब, ई मतलब, तो इस प्रॉफिट के बदले क्या मैं ये लिख सकता हूं? प्लस एल। एल मतलब इज इक्वल टू ए मतलब ये लिख सकता हूं। अब अगर आप बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट आ गया। अब इस माइनस एक्सपेंस को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? अगर माइनस को इस साइड ले जाओगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? प्लस हो जाएगा। मैथमेटिक्स का सिंपल रूल। तो ये क्या हो गया? कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस एक्सपेंस। हैव यू अंडरस्टूड? ये समझ रहे हो क्या आया? ये मैंने ना एक अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया। तो हमारा रूल्स क्या है कि इस साइड मेरे क्या क्या आ रहा है? कैपिटल
प्लस लायबिलिटी एंड इनकम। इधर क्या आ रहा है, एसेट एंड एक्सपेंस। और कहने से जो हम बनाते बैलेंस शीट एसओपीएल में यही 5 आइटम आने वाले हैं, तो क्यों ना रूल्स इसके हिसाब से बनना चाहिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कितना कंफ्यूजन है, कितना सर दर्दी है। फिर उसमें देखना पड़ेगा कि भाई इनकम कौन सा, एक्सपेंस कौन सा, फलाना कौन सा। अरे माथा खराब कर रहे हो क्या, बच्चे की जान लोगे क्या, मतलब बच्चे की जान लिया जा रहा है। मतलब कितना आसान कर दिया। अगर मैं इसके लिए एक रूल बना दूं, इसके लिए एक रूल बना दूं, गेम इज ओवर। क्योंकि करना तो हमें यही है, करना तो यही है ना। अब मुझे बताओ एसेट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में कि पीएल में? एक्सपेंस कहां जाएगा, पीएल। कैपिटल कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। इनकम कहां जाएगा, तो ये तो पता है, बस यही है। अब इसका रूल क्या है, इसके लिए एक रूल बनाया, एनी इंक्रीज, अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। क्या कर दो, डेबिट कर दो। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितना आसान हो। अब मुझे कैश आया तो इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो क्या करेंगे, कैश पे कर दिया, कैश से पेमेंट कर दिया, तो क्या हुआ, कैश से, कैश के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपेंस के बारे में नहीं बात कर रहे भैया। हम बोल रहे कैश से आपने पेमेंट कर दिया, तो कैश इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज, तो क्रेडिट कर दो। फर्नीचर आया तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे, फर्नीचर बेच दिया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, लो डिक्रीज। करेक्ट। आपने एम्प्लॉय को पेमेंट किया तो सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, आपने एम्प्लॉय को पेमेंट किया तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। नालायक, कैश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। कैश तो कम हुआ लेकिन आपका एक्सपेंस तो बढ़ रहा है ना। समझो मेरी बात को। अगर आपने एम्प्लॉय को पेमेंट किया, मैं कैश के कम होने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे, डेबिट करेंगे। आपने रेंट पे किया तो रेंट एक्सपेंस बढ़ा कि घटा, बढ़ा, तो क्या करोगे, समझे, करेक्ट, अंडरस्टूड। आपने कुछ प्रिंटिंग का सामान खरीद लिया तो आपका प्रिंटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। स्टॉक आपने खरीदा, गुड्स खरीदा, तो गुड्स बढ़ रहा है घट रहा है, क्या करोगे, डेबिट करोगे। गुड्स बेच दिया, समझ रहे, तो उस हिसाब से सोच सकते हैं हम लोग। सिमिलर यहां रिवर्स, बताओ इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, डिक्रीज विल बी डेबिटेड, गेम इज ओवर। बस ये रूल्स है। ये हमने क्या पढ़ लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, रिसीवर गिवर, तो जान चला जाता है। कितना सिंपल रूल है, कितना सिंपल रूल है ना। अगर मैं आपको इससे कोई भी ट्रांजेक्शन पूछना, आप आराम से दे दोगे। अब से जीवन में यही रूल्स लगाना है, अब से गोल्डन रूल्स को अपने दिमाग से हटा देना। क्या कर देना है, हटा, डिलीट कर, नहीं डिलीट मत करो क्योंकि याद तो रहना चाहिए। डिलीट मत करो, बस उसको कहीं अपने साइड के पॉकेट में रख दो। एक हमारे कितने पॉकेट होते हैं, 2 पॉकेट, एक ये पीछे वाला पॉकेट, अच्छा लड़कों के लिए, ठीक है ना, लड़की तो पर्स रखती है। एक चोर पॉकेट भी होता है, चोर पॉकेट में रख दो। क्या, चोर पॉकेट में क्या रख दो, अभी नहीं है क्या, बना लेना भाई, नहीं है, दर्जी के पास जाइएगा, अब बोलिएगा एक चोर पॉकेट बना दो, तो वहां कौन सा, क्या कौन सा रूल्स रख देना, चोरी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, समझे ना, नालायक। क्या क्या बात, ये इसमें मजा आ रहा है, फालतू की बातों में मजा आता है, समझ गए। और इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है कि हम उसी को रिकॉर्ड, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो बैलेंस शीट में आएगा। हम नॉमिनल अकाउंट, पहले कंफ्यूज होना, इनकम एक्सपेंस कहां जाए, इतना क्या सोचना, सीधा सीधी इनकम एक्सपेंस के बारे में सोचो ना। अंडरस्टूड, गॉट दिस पॉइंट, करेक्ट। अभी हम ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे, ये आपका एक बेसिक्स खत्म हो गया। और क्या एक बार रिपीट करें, हमने क्या पढ़ा आज तक, अभी तक, सॉरी, करेक्ट। गोल्डन रूल्स समझ में आ गया। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, 2 टाइप, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल कितने प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रूल सबका एक ही होगा, डेबिटर, डेबिटर, रिसीवर, क्रेडिटर, गिवर, ठीक है।
इम्पर्सनल कितने प्रकार के हो सकते हैं? रियल एंड नॉमिनल, दोनों का रूल्स अलग अलग होगा। रियल अकाउंट मीन्स ऑल एसेट एक्सेप्ट डेट मीन्स रिसीवेबल, उसको छोड़के, बिकॉज रिसीवेबल या डेट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। गॉट दिस पॉइंट? ऑल एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। एग्जांपल हमने किया, रियल अकाउंट का रूल्स क्या? व्हाट कम्स इन रूल्स याद है। व्हाट कम्स इन बोलते तो ये आप पूछने सोचने लग जाते हो क्या होगा। व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। ओके, समझे? करेक्ट। फिर आए नॉमिनल अकाउंट में, ऑल इनकम एक्सपेंस आर नॉमिनल अकाउंट। इनकम विल बी, एक्सपेंस विल बी, इनकम इंक्लूड गेन्स, एक्सपेंस इंक्लूड लॉस। ठीक है, इसको कहां रख लो? चोर पॉकेट में रख लो। कहां रख लो? चोर पॉकेट में रख लो, समझे? नहीं रखो, चोरी मत होने दो, भूलो मत कि हाँ यहाँ कुछ रखा हुआ है। ओके, फिर आएंगे किसमें? गोल्डन मॉडर्न रूल्स में आएंगे। मॉडर्न रूल्स इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बैलेंस शीट। तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। इसको एक्सपेंड किया तो लास्ट में क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम इज इक्वल टू एसेट प्लस एक्सपेंस। तो जो इस साइड है एसेट प्लस एक्सपेंस का रूल क्या? इंक्रीज विल बी, डिक्रीज विल बी, क्रेडिटेड। यहां पे आएंगे कैपिटल इनकम लायबिलिटी, इंक्रीज विल बी, डिक्रीज विल बी, करेक्ट। मींस कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्या करोगे? कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? आपने बैंक से लोन लिया तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बैंक लोगों को क्या करोगे? अगर रीपेमेंट कर दिया, उनको पैसा दे दिया, तो आपका लायबिलिटी कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। लायबिलिटी को क्या करोगे? डेबिट करोगे। गॉट दिस पॉइंट? अभी मैं ट्रांजेक्शन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन एक बात समझ में आई? आज इतना ही करते हैं क्योंकि आज पहला क्लास है, बहुत पढ़ा दिया। फर्स्ट क्लास में ऐसा लग रहा है कि सर इतना तो 11th में नहीं पढ़ाया था टीचर ने जितना आपने बता दिया, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अभी हम और डीप पढ़ेंगे, लेकिन देखो क्या है ना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगा। बाद में मतलब जब आप बड़े हो जाओगे, करेक्ट ना, तब दिक्कत नहीं आएगा। ओके, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो। ओके सर जी, नमस्ते। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जिंदा रहो, जिंदा रहो, खुश रहो। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।